Hi everyone, it's me Guni, and you guys watch me on Learning for Life. Well, today it is the part 3 of class ninth ICSC chapter number 1 of history, that is the first war of independence 1857. राइट सो लास्ट के फ्यू लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेस, द सोशो इकोनॉमिक कॉजेस, राइट, सोशो रिलीजियस कॉजेस, सॉरी. नाउ इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक कॉजेस. तो इकोनॉमिक कॉजेस का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है इन अगर हम उसे रिलेट करें पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस से, लेकिन लेट मी हेल्प यू आउट. मैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको लर्निंग करनी भी इजी हो जाए. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास इन द इकोनॉमिक कॉजेस, दैट इज हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. तो अगर आप अपने बुक में देखोगे ना तो बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं हमारे इकोनॉमिक कॉजेज में, लेकिन आपको खुद चेकआउट करना है कि इनमें से क्या क्या लाइंस इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन करना एंड मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ इट. अगर आपको नोट्स चाहिए सो यू कैन ज्वाइन माई चैनल ऑन व्हाट्सएप, जहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ फॉर फ्री. राइट, ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली हिस्ट्री, civics, geography, chemistry, biology, फिजिक्स, एवरीथिंग. राइट, और साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूँ तो, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वो जो वर्ड्स हैं वो लर्न करने, आपको बुक को 2-3 बार पूरा रीड करना है, बिकॉज एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं. एमसीक्यू का आपका ये नहीं है कि ये 4 लाइन है तो ये 4 लाइन में से क्वेश्चन आएंगे. नो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. सो सबसे पहला क्या है, जो ब्रिटिश है उसने एक्सप्लॉयट किया इंडियन रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट्स के लिए. राइट, तो उन्होंने एग्रीकल्चरल इंडिया को इकोनॉमिक कॉलोनी बनाई ताकि वो सर्व कर सके इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कि इंग्लैंड का फायदा हो. उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन के को हमें एक्सप्लॉइट कर दिया. ठीक है, इंडियन की इकोनॉमिक स्टेट को एक्सप्लॉइट कर दिया. फिर क्या हुआ, इंडिया को फोर्स किया गया एक्सपोर्ट करने के लिए सामान चीपर रेट्स पे, बहुत सस्ते सस्ते दामों पे उनको सामान भेजना पड़ा. रॉ मटेरियल जैसे हम कह लें कॉटन, सिल्क, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए थी. और प्लांटेशन प्रोडक्ट्स लाइक इंडिगो हो गया, साथ ही साथ टी होगी, फूड ग्रेन्स हो गए, जो कि ब्रिटिश में जिनकी सप्लाई बहुत शॉर्ट थी, उन्हें इंडिया से भेजा गया ब्रिटिश में विद लो चार्जेस ऑफ चीपर रेट्स, एक्सपोर्ट किया गया उसे. ठीक है, तो इंडिया को ये ब्रिटिश के रेडीमेड गुड्स को एक्सेप्ट करना कंपलसरी कर दिया गया कि ब्रिटिश का जो रेडीमेड गुड है, जो कपड़ा, क्योंकि वो सस्ता भी होता था बेसिकली, और इंडिया के पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे. तो मैं पहले तो बहुत रिच होता था इंडिया, बट फिर उन्होंने वेल्थ को ड्रेन करना लग गया, शुरू हो गया. तो वो भी हम पढ़ेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी पढ़ेंगे भी हम. तो वो ड्रेन होने लगी वेल्थ, तो इसकी वजह से फिर उन्हें मशीन मेड गुड्स, जो रेडीमेड गुड्स थे इंग्लैंड के, वो कंपलसरी कर दिए कि वही बाय करेंगे. ठीक है, इधर ड्यूटी फ्री और एट नॉमिनल ड्यूटी रेट्स, मतलब उन्होंने अपने रेट्स नहीं कम किए, उन्होंने उतने का ही भेजा, लेकिन सामान यहाँ से सस्ते में ले गए. ठीक है, जबकि इंडियन प्रोडक्ट्स को हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज लगनी चाहिए थी इंडिया, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटीज आई जो हाई, पहले तो स्टार्टिंग में इम्पोर्ट ड्यूटीज बहुत हाई लगती थी जब इंग्लैंड से सामान आता था बहुत हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती थी, इसलिए वो मशीन मेड गुड्स भी, रेडीमेड गुड्स भी बहुत ज़्यादा महंगे थे, और इंडियंस को फोर्स किया जाता कि वो महंगी वाली चीज़ें खरीदे. ठीक है, इसके बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फिर उसके बाद उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज भी हटा दी थी अपने ब्रिटिश के सामान में, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट वाज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, फिर क्या हुआ आपको बताती हूँ. जो इंडिया के हैंडमेड गुड्स थे वो मशीन मेड गुड्स के साथ कंपेयर नहीं कर पाए, बिकॉज फिनिशिंग मशीन और हैंडमेड की डिफरेंट होती है, और मशीन में चीपर थे क्योंकि वो बहुत इजीली बन जाते हैं, लेकिन मैनमेड को बहुत ध्यान ध्यान से आराम आराम से बनाना पड़ता था, तो उसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा होती थी. ठीक है, फिर इसने क्या किया, इंडिया की इंडस्ट्री को रुइन कर दिया. उन्हें आर्टिसंस को, जो आर्टिसियंस थे, उनकी इनकम कम हो गई. राइट, और क्या कहते हैं, रिड्यूस कर दिया उनकी कि जो अलाउंसेस थे, जो एम्प्लॉयमेंट थी लेबर की, कि लेबर चाहिए होती थी काम करने के लिए, वो भी कम हो गई. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल फूड, तो वो इंडिया से वो भी जा रहा था,
एट चीपर रेट्स, एग्रीकल्चर सरप्लस के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये रेज प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस रेज्ड जो थे, उन्हें फिर अब क्या कर दिया गया नाउ, इसके इन सब रीजंस की वजह से, ठीक है, इंडिया चेंज इन द नेचर्स ऑफ इंडिया ट्रेड, जो इंडिया के ट्रेड का जो सिस्टम था वो चेंज हो गया, नेचर उसकी चेंज होगी, और वो इंस्ट्रूमेंट बन गया एक तरह का इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ की, जैसे मैंने आपको बताया था, द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, मतलब इंडिया से ट्रांसफर वेल्थ का इंग्लैंड पे, जिसकी वजह से इंडिया को, जिसमें इंडिया को कोई प्रपोर्शन नहीं मिल रहा, कोई प्रपोर्शनेट नहीं है इंडिया के पास, ना इकोनॉमिक रिटर्न है ना प्रोपोर्शनेट है, उसे हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब ले गए ना हमें, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट दिया सामान लेके गए जो, ना हमें क्या कहते हैं उसमें से प्रोपोर्शन दिया अपनी कंट्री में से, कुछ भी नहीं दिया, बस पैसे लेते गए लेते गए लेते गए। अब जब तक बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, यूरोपियन ट्रेडर्स क्या करते थे, ब्रिंग गोल्ड लाते थे इंडिया में, ताकि इंडियन कॉटन बाय कर सके और सिल्क बाय कर सके। पर जब बंगाल उन्होंने कंक्वेस्ट कर लिया, ब्रिटिश गोल्ड लाना कम बंद कर दिया उन्होंने इंडिया में, वो रॉ मटेरियल्स जो थे वो इंडस्ट्रीज जो इंग्लैंड में थी उनके लिए खरीदना शुरू किया बंगाल से ड्यूटी फ्री पे, इंडियन ट्रेडर्स से, मतलब पैसे भी नहीं देते थे अब तो, और बहुत लो प्राइसेस में देते थे। दस फिर उन्होंने प्रोसेस कौन सा ले लिया, प्लंडरिंग इंडियाज रॉ मटेरियल, मतलब उसका सामान ले ही जाना, रॉ मटेरियल ले ही जाना, रिसोर्सेज और वेल्थ, मतलब इंडिया के सारी वेल्थ, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल सब ब्रिटिश लेके जा रही थी। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो ड्रेन थी ना, इसमें इंक्लूड हुई सैलरीज, इनकम्स, सेविंग्स, सारी इंग्लिशमैन की, ब्रिटिश का एक्सपेंडिचर था इंडिया में, और परचेज ऑफ मिलिट्री गुड्स लाइक बंदूकें हो गई, जो भी मिलिट्री हथियार कहते हैं जिसे हमें, वो ऑफिस बनाने के लिए जो सामान, इंटरेस्ट पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो आर्मी पे हो रहा था, वो सब कौन पे कर रहा था, इंडिया पे कर रहा था, तो इसकी ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गई। देन थर्ड वी हैव डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। सो बेसिकली जब इंडिया की सिल पे हैवी ड्यूटीज लगा दी, कॉटन टेक्सटाइल जो इन ब्रिटेन में था, वो उसने इंडियन की टेक्सटाइल को, इंडियन के इंडस्ट्रीज को फ्लॉप कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब दूसरे हाथ बात की जाए, जो ब्रिटिश के गुड्स थे वो इंपोर्ट किए जा रहे थे इंडिया में नॉमिनल ड्यूटी पे, ठीक है, वो सामान इंडिया में बहुत नॉमिनल ड्यूटी पे आ रहा था, पर एक्सपोर्ट जो हो रहे थे रॉ मटेरियल्स वो बहुत ज्यादा हाई रेट्स पे हो रहे थे, ठीक है। फिर बाय मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के बीच बीच में उन्होंने एक्सपोर्ट किया कॉटन और सिल्क गुड्स फ्रॉम इंडिया, प्रैक्टिकली सीज किया, बहुत शैतानी से उन्होंने हड़प लिया हमारा सामान। आर्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, जो बुनना करना सब कुछ है, सिलाई कढ़ाई करनी, जो एजेस से एम्प्लॉयमेंट दे रहा था काफी सारे लोगों को, वो एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई, राइट। फिर उसके बाद क्या है, जो आर्टिशियंस थे ना वो बहुत उदास हुए, और वो उन्होंने कंपाउंड कर लिया डिसअपेरेंस। ट्रेडिशनल जो पैटर्न्स थे, बायर्स थे, प्रिंसेस थे, चीफ मिनिस्टर, जमींदार थे, वो तो खरीद नहीं रहे थे, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, डिसअपेयर हो गए, ठीक है। अब आ गया इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। अब इसमें क्या, जो पीजेंट्स, जो नौकर थे, उन्हें डिसकंटेंट कर दिया गया, डिसकंटेंट में वो हैप्पी नहीं थे ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के साथ, जो ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी उससे वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट उनका ही लॉस हो रहा था लैंड का, धीरे 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 करके, ठीक है। फिर जबकि जो इट वाज द peasantry that bore the heavy burden of taxes to provide money for the trade of company। अब ये जो हमारे चेले कह लो जिन्हें ब्रिटिश ने बनाया हुआ था, वही वो हैवी बर्डन देते थे टैक्सेस का, जिससे क्या कहते हैं कंपनी अपने देश में ट्रेड ले जा सके। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश की एक्सपेंशन की वॉर्स की कॉस्ट सारी इंडिया प्रोवाइड कर रहा था। एग्जाम्पल अगर हमने बंगाल में जो लैंड रेवेन्यू था वो डबल कर दिया गया अमाउंट में, जो कि कलेक्ट हो रही थी मुगल्स के अंदर। मुगल्स के अंदर अगर 5 रुपया कलेक्ट हो रहा है, तो जो ब्रिटिशर्स आए तो वो 10 रुपया कलेक्ट कर रहे थे उसी सेम चीज का, ठीक है। Not even a part of this revenue was
स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ना ये रेवेन्यू जो भी लिया, ना वो एग्रीकल्चर पे लगा, ना वो वेलफेयर ऑफ कल्टीवेटर पे लगा, ठीक है। इंक्रीज भी नहीं हुआ लैंड रेवेन्यू। ये जो इंक्रीज लैंड रेवेन्यू हुआ हमारा, जो टैक्सेस बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया, ये इनडेप्टनेस हो गई, मतलब सारे डेट में आ गए, ठीक है। और उनको अपने ही जो लैंड थे वो बेचने पड़े, ठीक है। और ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, जो जमींदार थे ना, वो रिप्लेस हो गए मर्चेंट्स से और मनी लेंडर्स से तरीके से, ठीक है। और ये न्यू लैंड ओनर्स जो थे, उनके पास कोई कंसर्न ही नहीं होता था पीजेंट्स के लिए, ठीक है। दे पुश्ड रेंट्स इनटू एक्सॉर्बिडेंट लेवल्स, बहुत ज्यादा रेंट्स दे रहे हैं, एविक्टेड देयर टेनेंट्स, टेनेंट्स को एविक्ट कर रहे हैं, और केस कर लिया इन्होंने नॉन पेमेंट। अब इकोनॉमिक डिक्लाइन ये जो पीजेंट्स का हुआ, उन बहुत सारी कल्टीवेशन को इन्होंने इफेक्ट किया, बहुत ज्यादा फेमाइन्स आ गए, ठीक है। तो पीजेंट्स अगर आप बात करो तो यहाँ पे विलेजर्स भी कह सकते हो आप, विलेजर्स नहीं कहेंगे हम इसको, फार्मर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीजेंट्स वर्ड क्या हुआ यूज, तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ फार्मर्स या स्लेव्स कह लो आप, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब ट्रेडिशनली जो रूलर्स थे वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे स्कॉलर्स को, प्रीचर्स को, और जो मेन आर्टिस्ट थे उनको, ठीक है। और जब ब्रिटिश आए तो डिक्लाइन हो गया इन सारे रूलर्स का, और उनका जो प्रोटेनेज था, उनका जो काम था, वो काम हो गया एंड। दस जो कि सारे वो पैसे देने पे डिपेंडेंट थे, प्रोटेनेज पे डिपेंडेंट थे, वो इम्पोविश हो गए, वो मतलब खत्म हो गया काम। और नेटिव स्टेट्स थी, वो एनेक्स की जब ब्रिटिश डोमिनियन ने, तो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स ऑफिशियल्स जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव में, मिलिट्री में, जुडिशियल पोस्ट में, वो अनएम्प्लॉय हो गए, बिकॉज जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी ना, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया इंडियंस को फ्रॉम हायर पोस्ट, मतलब इंडियंस ना छोटी पोस्ट पे रहेंगे, हायर पोस्ट के लिए यूरोपियंस है हमारे पास, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। नाउ ऑल दीज पीपल बिकेम बिटर एनिमीज। अब ये सारे हो गए जो जिनको अपनी पोजीशन से हटाया, उन्हें बहुत गुस्सा आया, वो एनिमीज बन गए, वो सारे क्या बन गए, हमारे उसके ब्रिटिश के दुश्मन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। तो इंडिगल जो ट्रेड थी ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती थी ब्रिटिश के लिए, पर कंडीशंस ये थी कि जो पीजेंट्स थे ना, उनको वर्क करना पड़ना था इनह्यूमन की तरह, कि ह्यूमंस ने बहुत वर्क करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और उन्हें फोर्स किया जाता था कल्टीवेट इंडिगो को, सिर्फ इंडिगो लगाओ अपनी फील्ड में, जो कि फील्ड्स चूज कर रहे थे ब्रिटिश के प्लांटर्स। तो कह रहे थे फोर्स किया जाता कि सिर्फ इंडिगो लगाओ, लेकिन इंडिगो का ऐसा क्या था कि जो इंडिगो लगा दी जिसने एक बारी, वो अगर कोई भी प्लांट लगा ले, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका प्लांट। और कैटल जो थी वो कैरिड ऑफ हो गई एज पनिशमेंट, कैटल भी उनसे ले ली जाती थी, ठीक है। लास्ट सेवंथ पॉइंट आई गेस हियर इज, यस नो, सेकंड लास्ट पॉइंट यू कैन से, या तो सेकंड लास्ट पॉइंट, पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। तो इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी ना, लाइक डिके ऑफ इंडिजिनस, इंडियन की इंडस्ट्रीज डिके कर दी उन्होंने, फिर हाई टैक्सेस लगा लिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ करी, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को स्टॉप कर दिया, एक्सप्लॉइट किया पुअर पीसेंट्स को, उनकी रिड्यूस कर दिया, इंडियंस को रिड्यूस कर दिया बहुत ज्यादा पॉवर्टी पे, ठीक है। फिर फेमाइन्स जो थी वो बढ़ गई कंट्री में, ठीक है। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 1950s के बाद का टाइम था, उसमें 12 मेजर थी और न्यूमरस माइनर फेमाइन्स आई थी बिटवीन 1765 एंड 1857। इस टाइम में बहुत सारी, लाइक 12 मेजर, बहुत बड़ी बड़ी 12 फेमाइन्स आई, और लाइक यू कैन से बहुत बहुत नंबर की माइनर फेमाइन्स आई, ठीक है। और ये फेमाइन्स क्या था, रिजल्ट थी ड्रॉट की या अदर नेचुरल कैलेमिटीज थी, जो कि बैड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश की वजह से भी थी। अब वो लोगों की जो बहुत दुखी थे फेमाइन से, जिनसे उनकी मिजरी को लेसन करने के लिए ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया। लेकिन जबकि जो मुगल रूलर्स थे, जैसे भी रूलर्स थे पहले इंडियंस के, तो वो क्या करते होते थे, वो अपने दरवाजे खोल देते होते थे कि सामान ले जाओ, अनाज ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए।
कोई फेमाइन नहीं आनी चाहिए अच्छी ऐसी, अगर ऐसा कुछ सीजन होता है। लेकिन ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था फेमाइन आ रहा है या क्या आ रहा है, वो फिर भी टैक्स लेते रहते थे। ठीक है, उसके बाद वी हैव डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट डोंट फियर, वेंकुनी इज हियर, राइट। सो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो थी, वो उसमें क्या था, तालुकदार थे और जो हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें डिप्राइव कर दिया अपनी प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब इस प्रोविजंस के अनुसार जो की थी इनाम कमीशन, 1852 में ये एक्ट आया, 20,000 जो लैंड्स थे और कन्फिस्टिकेटेड, वो ले लिए गए when the landlords failed to produce evidence। लाइक उनको कहा जाता था कि अपना एविडेंस प्रूव करो कि तुम्हारा ये लैंड, तो हम ये तुम्हारी, वरना ब्रिटिशर्स के अंदर आ गई। तो 20,000 लैंड ऐसी थी कि जिनके पास, उनके पास प्रॉपर कागज नहीं थे या कुछ नहीं था, जिसकी वजह से वो सारा लैंड किसके अंदर आ गया, ब्रिटिशर्स के अंदर। ठीक है, तो दीज कन्फिस्टिकेटेड लैंड्स वर सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन, बोलियां लगाई जाती थी कितनी कितनी, और सबसे ज्यादा बोली जिसने लगाई उसको ये बेच दी जाती थी। उसके साथ साथ ही हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो स्टेट्स थी वो यूजुअली परचेज की जाती थी बाय मर्चेंट्स, तो मर्चेंट्स इसको यूजुअली परचेज करते थे। एंड अगर हम बात करें और भी चीज़ों की, तो ये स्टेट्स जो थी ना, बेसिकली मनी लेंडर्स भी खरीदते थे। ठीक है, और वो उन्हें अंडरस्टैंड नहीं था कि ड्रोव लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्या है, तो उससे पॉवर्टी बढ़ रही है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं आ रहा, पॉवर्टी बढ़ रही है, लेकिन ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, उनका रेवेन्यू बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। ठीक है, ये थे हमारे इकोनॉमिक कॉजेस। आई होप आपको इकोनॉमिक कॉजेस बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा, बिकॉज इकोनॉमिक कॉजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, राइट। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो इवेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। तो अगर हम कॉजेस देखें तो हमारे पास एक मिलिट्री कॉज रह गया जो हमने डिस्कस करना है, साथ ही साथ एक छोटा सा कॉज है दैट इज इमीडिएट कॉज। तो ये दो कॉजेस हमें रह गए ये डिस्कस करने वाले। उसके बाद जो आपकी बुक में इवेंट्स वगैरह दिए हुए हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, वो भी इजी काफ़ी टॉपिक है। और फिर उसके बाद ड्रॉबैक्स हैं नहीं, सो हमारे ये 3 टॉपिक्स ही रह गए हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, जिसे हम रिजल्ट्स भी कह सकते हैं, जो हमारी वर्ल्ड वॉर का, और साथ ही साथ 2 कॉजेज हैं हमारे, जो इमीडिएट कॉज वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी कॉज टॉपिक है, और मिलिट्री कॉज। सो लेट्स फिनिश इमीडिएट कॉज इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलिट्री क्लॉजेस करेंगे, साथ ही में आई विल ट्राई टू कंप्लीट द कॉन्सिक्वेंसेस, जिससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अभी हम इमीडिएट कॉज कर लेते हैं, थोड़ा सा ही टाइम है हमारे पास, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, सो इमीडिएट कॉज क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ कैसे था। तो ना ब्रिटिशर्स ने राइफल्स बनाई थी, तो उसकी जो सील थी ना वो बनी हुई थी बीफ के मीट से, और जो हिंदूज वगैरह थे ना उन्हें नहीं उन्हें वो मुंह से काटनी पड़ती थी, और उन्हें लगता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब होता भी था। सो इसलिए वो सारे उसके खिलाफ खड़े हो गए बेसिकली। अब हम रीड करते हैं, 1856 में ब्रिटिश की अथॉरिटीज ने डिसाइड किया ओल्ड फैशन मस्केट, जिसे हम ब्राउन वेस्ट कहते थे, उसे रिप्लेस करने का बाय एनफील्ड राइफल। अब ये लोडिंग प्रोसेस था जो राइफल का, उन्हें कार्ट्रिज को माउथ से बाइट ऑफ करना पड़ता था, और जो ग्रीस पेपर था उसे बाइट ऑफ करना था टीथ से। लेकिन जो जनवरी के 1857 में एक र्यूमर फैला बंगाल के रेजिमेंट्स में कि वो जो ग्रीस कार्टिलेज था ना वो बना था फैट ऑफ काओ या पिग से। अब काओ हिंदू वर्शिप करते थे, पिग मुस्लिम्स वर्शिप करते थे। वो सेपोइस को अब कन्विंस किया जाता था कि ये ग्रीक कार्टिजेस डिलिबरेट करके डिफाइल हिंदूज एंड मुस्लिम रीजन्स। तो ये एज यू नो बहुत ज़्यादा कहा गया कि ऐसे करो 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 करो, लेकिन हिंदूज और मुस्लिम्स ने रिफ्यूज कर दिया इन सब चीज़ों का यूज़ करना, और फिर स्टैग अप होगी ये सारी चीज़ें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, अपराइजिंग ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। सो दैट वाज आवर टुडेज लेसन।
आज की वीडियो में हमने पढ़े अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेज विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ ही साथ हमने पढ़ा इमीडिएट कॉज. Now, I'll be seeing you guys in the next one. But don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to the channel. Also, type your queries in the comment section. I request you. I'll be happy to answer all your queries. And that's me. That's from my side. Yeah, I know मैंने बहुत ज़्यादा fumble किया अभी, लेकिन that's from my side today. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Take care and keep learning. Bye, guys.